नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। नक्षत्र की सीरीज़ में आज हम पहुँचे हैं अपने फोर्थ नक्षत्र जो कि है हमारा रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र जो कि वृषभ राशि में आता है और वृषभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्रदेव। इसीलिए इस नक्षत्र को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बताया जाता है, सौम्य बताया जाता है और यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। उसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पर वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। पहला रीज़न ये है और दूसरा ये कि भगवान कृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था। इसीलिए इस नक्षत्र को 27 नक्षत्रों में बहुत ज़्यादा प्यारा नक्षत्र माना गया। रीज़न एक और पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। परंतु यहाँ पर एक चीज़ जब आप कथा सुनेंगे उससे पता लगेगा कि कैसे हम नक्षत्रों को अपने आम जीवन में ढालते हैं, कैसे हम पता करते हैं। क्योंकि आपको जितनी भी आपने कथाएं हर नक्षत्र के बारे में सुनी है पौराणिक, उन्हीं से हमारे व्यक्तिगत जीवन का पहलू बंधा होता है और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वही चीज़ें होती हैं जो इन नक्षत्रों की पुरानी कथाओं के अनुसार उनके साथ हुई होती हैं। अब आप देखिए, जब आप कथा सुनेंगे आपको पता चलेगा। उसका रीज़न ये है कि जब चंद्रदेव की 27 रानियों से यानी 27 पुत्रियों से विवाह हुआ तो उनसे कहा गया कि आपको इन 27 जो आपकी रानियां हैं सबको समान अधिकार देना है। परंतु चंद्रदेव ने ऐसा नहीं किया। उनकी सर्वप्रिय पत्नी जो थी वो उनको जो सारा उनका प्रेम था वो सिर्फ और सिर्फ रोहिणी के प्रति था, जो कि और रानियों के लिए उदासीनता का कारण बना। तो यहाँ कहीं ना कहीं चंद्रदेव ने न्याय नहीं किया था। इसी वजह से उनसे रुष्ट होकर ब्रह्मा जी के पास जब वो पहुँचे, क्योंकि ब्रह्मा जी की पोतियाँ थीं ये सारी, और तो उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि आज से तुम्हारा ये जो घटना बढ़ना, हम चंद्रमा को देखते हैं कि चंद्रमा घटता है और बढ़ता है, तो उनकी जितनी भी सुंदरता थी वो क्षीण कर दी गई थी। लेकिन इससे रुष्ट होकर जब उनकी बाकी 26 पत्नियों ने ये देखा कि हाँ बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो और उनको एक श्राप दे दिया गया है, तो उन्होंने खुद प्रार्थना की कि इनका श्राप जो है वो वापस लिया जाए। कोई भी श्राप कभी वापस तो लिया नहीं जाता, तो इसीलिए कहा जाता है कि कहा उनसे, शिव जी ने उनसे कहा कि ठीक है, आप 15 दिन तक आपका जो मतलब शुक्ल पक्ष से हम जानते हैं कि आपका तेज बढ़ेगा और बाकी के 15 दिन आप घटते हुए क्रम में रहेंगे, जिसे हम जानते हैं अमावस्या का क्रम चलता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा जो आती है, पूर्णिमा के दिन ही कहते हैं कि जो सबसे पूर्ण चंद्रमा होता है उसमें आपका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। तो यहाँ जो ये कहानी का मतलब है वह यही है कि जहाँ भी चंद्रमा आता है आपकी कुंडली में, आप देखिए चंद्रमा कौन से भाव में विराजित है। तो वृषभ राशि में अगर चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं आप कई चीज़ों में आप देखेंगे खुद को कि आपकी लाइफ में, ऐसे लोगों की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं। इवन चंद्रमा जहाँ भी बैठा होगा वहाँ पर उससे रिलेटेड भाव में आप अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखेंगे। तो रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए प्लस पॉइंट ये तो होता है कि ये बहुत भावुक होते हैं, भौतिकवादी होते हैं, सारे सुखों का भोग करते हैं, सुंदर होते हैं, कल्पनाशील होते हैं क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव होता है। परंतु साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो चंद्रदेव की कहानी है उससे आप ये से समझ सकते हैं कि इनको लाइफ में धोखा मिलता है। तो धोखा मिलता भी है और ये कहीं ना कहीं इनके जो पद के हिसाब से आप देखेंगे, पुरुषों के लिए अलग पद होता है और स्त्रियों के लिए पद अलग कुछ बताते हैं, ये भी होता है। दोनों को सेम नहीं होता है क्योंकि पुरुष का संबंध यहाँ पे चंद्रदेव से जोड़ दिया जाता है कि चंद्रमा ने सही नहीं किया था, कि न्याय नहीं किया। जबकि पत्नियां न्याय मांग रही थी, तो पत्नियों को तो अच्छा और वफादार जीवन साथी मिलता है, जबकि पति के लिए ये कहा जाता है कि ऐसे में अगर रोहिणी नक्षत्र किसी पुरुष का आता है, वो कहीं ना कहीं वो उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो भागते ही रहते हैं प्रेम के पीछे, उन्हें सच्चा प्रेम हासिल नहीं होता क्योंकि वो किसी से कर ही नहीं पाते। ऐसी चीज़ें मतलब देखने को मिलती हैं। हो सकता है सबके साथ ऐसा नहीं हो, परंतु जो नक्षत्र बताते हैं और जो चीज़ें बताती हैं वो यही बताती हैं। अब साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि इसके जो राशि स्वामी बनते हैं वो वृषभ राशि हो गई जहाँ के शुक्रदेव हो गए, और इसके स्वामी ग्रह हमारे चंद्रदेव रहेंगे। कर्क राशि के जो स्वामी चंद्रदेव वो हमारे, इनके स्वामित्व प्राप्त होता है इनको चंद्रदेव का। तीसरे नंबर पे इनके जो ब्रह्मा जी हैं वो इनके देवता कहलाते हैं। इनका जो वो होता है चिन्ह होता है वो होता है रथ या बैलगाड़ी। अब इस बैलगाड़ी से भी एक और चीज़ आप समझ सकते हैं कि इस राशि के जितने भी लोग होते हैं
वो कोई ना कोई सृजन करते हैं, मतलब कुछ नया शुरू करते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि ब्रह्मा को सृजन का कारक माना गया है और ब्रह्मा इस राशि के देवता हैं, तो इसीलिए ऐसे लोग कुछ ना कुछ सृजन कार्य अपने जीवन में करते हैं, कुछ नया काम करते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में टिकने वाली चीज़ें होती ही नहीं है। चंद्रमा हमेशा अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में भी देता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है जहाँ इनका जन्म होता है उस जन्म स्थान पर हो सकता है या तो शादी मतलब जन्म के बाद ही ये अपने जन्मभूमि से दूर हो जाते हैं, या फिर जन्म के पश्चात भी या शादी के बाद भी अपनी भूमि एक दो बार घर जरूर इनका बदलने का बनता है कि कई बार ये घर भी बदलते हैं। तो ऐसा रोहिणी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो ऐसा अक्सर देखने को मिला है कि घर में भी बदलाव होते हैं इनके, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि वृषभ राशि हमारी कुटुंब में आती है और वहीं पे इनका मन जुड़ा हुआ हो गया। क्योंकि अगर हम चंद्रमा को देखें तो वहाँ से इनका बहुत लगाव होता है, अपना मतलब जो फैमिली होती है उनको ये लेकर चलते हैं, उनके बारे में बहुत सोचते हैं, सब काफ़ी लविंग केयरिंग होते हैं, क्योंकि जहाँ चंद्रमा है वहाँ तो केयर आएगी। बहुत लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, बस इमोशनल बहुत होते हैं। लेकिन इमोशनल इसके चारों पदों को जब आप सुनेंगे तो आपको डिफरेंस पता लगेगा कि हम चारों पदों से कैसे पता चले कि कैसा डिफरेंस है। एक चीज़ आप ये देखेंगे, इसके जो नाम अक्षर आते हैं वो आते हैं ओ, वा, वी या वू। ऐसे अक्षरों में आपके नाम आ रहे हैं तो आपके ये पद आपके हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अपने पहले पद के बारे में। वृषभ राशि का जो पहला पद आता है वो आता है आपका मेष नवमांश में। तो मेष नवमांश में आने की वजह से अब इनके 3 प्लैनेट्स इनके मेजर हो गए। नंबर 1 तो आपको याद रखना ही है कि चंद्रदेव तो रहेंगे ही रहेंगे, शुक्र भी रहेंगे क्योंकि वो वृषभ राशि के अंतर्गत आ गए। ये 2 प्लैनेट आपके हर उसमें मिलेंगे, बस केवल नवमांश बदलेगा। तो नवमांश में क्या आ गया, मेष राशि में आता है इनका नवमांश, तो मंगल का प्रभाव रहता है। तो जब मंगल का प्रभाव रहता है तो ये काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। जो इस पद में जन्मे होते हैं एनर्जी इनमें होती है। इनमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है कि हर किसी के सामने अपनी बातों को, जो कहने का इनका तरीका होता है वो ये अपनी बातों को मनवा ले जाते हैं। जो भी ये सोचते हैं समझते हैं, और पैशन होता है इनके अंदर सक्सेस पाने का कि मुझे सक्सेस पानी ही है अपनी लाइफ में। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं क्योंकि मंगल एक ऐसा ग्रह है जो थोड़ा बहुत आपको गुस्सा दिलाता है। तो शॉर्ट टेम्पर होने के साथ साथ ये इंजॉय करते हैं। कई बार ये कामुकता की प्रवृत्ति इनके अंदर पाई जाती है, क्योंकि मंगल कामुकता का प्रतीक होता ही है। तो एक कामुकता देता है इंसान में, शुक्र का प्रभाव भी है, चंद्रमा का भी प्रभाव है, तो ये चीज़ें इनके साथ होती हैं। पहला पद आ गया आपका, अगर आप ओ राशि, ओ नाम से आपका जन्म के समय नाम बैठा हो और आप पहले पद में आते हैं रोहिणी के, तो आपका नाम उस समय ओ से होगा। दूसरा पद अगर आप लें तो दूसरा पद जो आता है उसमें वृषभ नवमांश में आ जाता है। तो यहाँ पे शुक्र का डबल इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये शुक्र यानी वृषभ राशि में आ गया रोहिणी नक्षत्र, दूसरा वृषभ नवमांश में भी आ गया, और साथ ही साथ चंद्रदेव का इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे जब शुक्र देव के 2 बार इम्पैक्ट मिलते हैं देखने को, तो ऐसे लोग भौतिकता की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। इनको अपनी लाइफ में हर जगह लग्जरी चाहिए। इनकी जो मतलब शौक होते हैं वो एकदम ऐसे राजा महाराजाओं वाले ही होते हैं। इनको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी भी बदल बदल के लेते हैं। एक गाड़ी इनकी ज़्यादा लंबे टाइम तक ये टिकाना नहीं चाहते, जबकि ये एक स्थायित्व राशि है, कहते हैं कि स्थिर राशि, क्योंकि स्थिर तत्व है वृषभ राशि, जमीन से जुड़ के रहना चाहते हैं। परंतु फिर भी इनके साथ चेंजेस चंद्रमा की वजह से बहुत होते हैं, तो ये अपनी चीज़ों में भी चेंजेस करते हैं। इनको कपड़ों का बहुत शौकीन होते हैं, कपड़ों के सबसे ज़्यादा ये वृषभ राशि वालों को अच्छा लगता है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। चाहे वृषभ लगन के भी जो होते हैं उनमें भी ये चीज़ें होती हैं। तीसरा इनका जो होता है, बहुत वेल्दी होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि ये सारे जो भी शुक्र से रिलेटेड, शुक्र का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। जो ये रोहिणी नक्षत्र के दूसरे पद में आते हैं तो इनके ऊपर ये बहुत असर होता है। साथ ही साथ इसमें कहा जाता है कि इनको अगर मेल हैं तो उनको फीमेल से काफ़ी ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं, और ये उस तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, ज़्यादातर देखा गया है। अब उसमें चाहे इन्हें धोखा मिले चाहे ये खुद धोखा दें, डिपेंड करता है, क्योंकि चंद्रमा कभी भी इक्वल रहता ही नहीं है उसका। जैसे हम कहते हैं ना, मन हमारा स्थिर नहीं रहता, इसीलिए तो इतना सब लाइफ में होता है सभी की कि आपका मन ही स्थिर नहीं है। और जब मन स्थिर नहीं है तो इंसान हमेशा अपनी चीज़ों को बदलता रहता है, अपने रिश्तों को तक वो बदलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं चंद्रमा की वजह से, ना कि राहु की वजह से। हम देखते हैं राहु हमारे मन को भटकाता जरूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मन भटकता है वो खुद चंद्रमा की वजह से, यानी हमारा मन अस्थिर है, जिसको स्थिर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पद की। तीसरा पद में आता है आपकी वृषभ राशि आ जाती है,
और साथ में ये मिथुन नवमांश में आता है। अब मिथुन नवमांश में आने से यहाँ पे बुध बन जाते हैं स्वामी। वैसे स्वामी ग्रह चंद्रमा रहेंगे ही, और साथ में शुक्र वृषभ राशि के हो गए, और यहाँ पर मिथुन नवमांश से बुध आ गया। अब यहाँ पे 3 प्लैनेट्स का इम्पैक्ट इन्हें मिलता है, तो बुध का इम्पैक्ट मिलने से इनकी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन ये बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। अपनी कम्युनिकेशन से ही दूसरों को इम्प्रेस करने वाले होते हैं। जो दूसरे वाले नक्षत्र के मैंने बताए थे, वो अपनी प्रेजेंटेशन से, यानी अपने लुक से दूसरों को इम्प्रेस करते हैं। उनका जो स्वभाव होता है ना, वो अपनी लग्जरी को दिखा के दूसरों को इंटरेक्ट करते हैं अपनी तरफ। जबकि जो 3rd नंबर यानी बुध का इम्पैक्ट आएगा, तो वो अपनी नॉलेज से, अपने बोलने के तरीके से इम्पैक्ट मतलब इंटरेक्ट करेंगे दूसरों को अपनी तरफ, या आकर्षित करते हैं वो दूसरों को अपनी तरफ। और रोहिणी नक्षत्र खुद में एक आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि आपने देखा होगा कृष्ण जी के आगे पीछे कितना, मतलब सभी को वो अट्रैक्ट कर लेते थे, जबकि ना ही वो गोरे थे ना ही कुछ था, लेकिन एक अट्रैक्शन था जो पूरी दुनिया को उनकी तरफ खींचता था। परंतु उनसे हमारी कोई तुलना नहीं, क्योंकि वो भगवान थे, हम इंसान हैं। पर कहीं ना कहीं बस एक नक्षत्र का इम्पैक्ट हम आम लाइफ में आता है, परंतु हमें उसके बैड इम्पैक्ट को ख़त्म करके गुड इम्पैक्ट को अपनी तरफ लेना चाहिए, ना कि उसके ख़राब इम्पैक्ट को। तो आपको सबसे पहले रोहिणी नक्षत्र वालों को चाहिए कि अपने मन को स्थिर करें। किसी भी नक्षत्र में आप हो तो मन को स्थिर करना तो बहुत ज़रूरी है, परंतु यहाँ पर अगर जरा भी गड़बड़ होता है तो बहुत कुछ आप अपने इतने प्यारे नक्षत्र को ख़राब कर सकते हैं। बात करते हैं 4th नक्षत्र के बारे में, जो कि चौथे पद के बारे में। चौथा पद में डबल इम्पैक्ट चंद्र का आता है। वो कैसे? क्योंकि वो चंद्र नवमांश में आता है, चंद्रमा स्वामी ग्रह हो गया, और साथ ही साथ शुक्र का इम्पैक्ट हो गया। तो शुक्र और 2 बार चंद्रमा का इम्पैक्ट आने की वजह से ये लोग कई बार इमोशनल फूल बन जाते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर हम चारों पदों में देखें तो सबसे ज़्यादा इमोशनली वीक यही 4th पद वाले होते हैं। इनको लोग बहुत ईजिली इमोशनली फूल बना दिया करते हैं, क्योंकि हर चीज़ ये भावनात्मक रूप में, कोई भी रिश्ता है तो ये पूरे भाव के साथ जुड़ते हैं, निस्वार्थ जुड़ते हैं, इनकी इमोशंस जुड़ते हैं उस रिश्ते से। तो कहते भी हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जब आप एक्सपेक्टेशंस करते हैं, इमोशंस में बहते हैं, तो आपके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है जो आपको परेशान करता ही है। जैसे कि चंद्रदेव को शाप क्यों मिला? क्योंकि वो इमोशंस में सिर्फ एक ही के पीछे भागे, और अगर उन्हें नहीं देना था किसी को साथ तो उनकी गलती ये थी, उन्हें सीधा कहना चाहिए था सिर्फ मैं रोहिणी से शादी करूँगा। वहाँ उनकी गलती थी कि उन्होंने क्यों 27 रानियों से विवाह किया जब उन्हें एक के साथ ही रहना था। तो वही चीज़ें लाइफ में हमारे भी होती हैं कि हमें अपना जो तरीका है वो खुद को सही करना है। इन नक्षत्र हमें सिखाते हैं कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। जो पुरानी हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार गलतियाँ हम देख रहे हैं, उन गलतियों को हम रिपीट ना करें और उनसे कुछ सीखें। तो इस तरीके से हर नक्षत्र हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा देता है, कुछ ना कुछ हमें सिखाता है। आप अगर नक्षत्रों को देखेंगे, अब सब बात आती है कि इन नक्षत्रों से जो रोहिणी नक्षत्र वाले हैं वो क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो पहले में जिसमें मंगल का इम्पैक्ट था, जो पहला पद था, तो वो तो भूमि रियल एस्टेट का भी काम कर सकते हैं, जहाँ ज़मीन से जुड़े, क्योंकि मंगल भूमिपुत्र कहा जाता है, और मंगल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो भी कर सकते हैं। शुक्र से रिलेटेड चीज़ें, चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें वो आराम से अपनी लाइफ में कर सकते हैं। बस शर्त है कि कुंडली में उन तीनों ग्रहों में से देखें कि कौन सा ग्रह पावरफुल है। इसी तरीके से बाकी जगह भी शुक्र और चंद्रमा का इम्पैक्ट हम सबसे ज़्यादा देखते हैं। बुध वालों को आप कुछ भी ऐसा कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। और जो चौथा है ना, ये लोग जो इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छे होते हैं, इनकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है जो चौथे पद वाले होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का डबल इम्पैक्ट इन्हें मिलता है। तो कहीं ना कहीं इन्हें इंट्यूशन भी हो जाती हैं कि क्या इनके साथ गलत होने वाला है, परंतु भावनात्मक होते हैं ना, तो बहते चले जाते हैं, बहते चले जाते हैं। और जब बह जाते हैं तब इन्हें समझ में आता है कि अरे यहाँ तो हमें पता था, लेकिन फिर भी हम गड़बड़ हो गया। तो वो चीज़ें आप देखेंगे तो ऐसे लोग, लेकिन दूसरों को बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस कर पाते हैं अपनी बातों से, अपने इमोशंस से। मतलब ये एक तरीके से हीलिंग पावर इनमें ज़बरदस्त होती है, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। खुद भी संभल जाते हैं, परंतु दूसरों को ये बहुत अच्छे से संभाल पाते हैं, बोल पाते हैं, और उनका जो एक तरीके की इन्फ्लुएंसर का ये काम करते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र के यदि आप हैं तो आपके अंदर बहुत प्यारी प्यारी क्वालिटीज़ हैं, बस उन क्वालिटीज़ को अपनी डिसक्वालिटी में ना बदलिए। अच्छे से इस नक्षत्र का लाभ उठाएं अपने जीवन में, क्योंकि 27 नक्षत्रों में से सबसे प्यारा नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं।
क्योंकि कहते हैं उच्चकी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो रोहिणी से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। और जब वो मूव करते हैं ना इन मतलब राशि वाइज भी, तो ये बोला जाता है कि जब वो 2 नंबर यानी वृषभ राशि में आते हैं तो चंद्रदेव सबसे ज़्यादा टाइम वहीं पे स्पेंड करते हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि रोहिणी नक्षत्र अपने आप में कितना प्यारा है। तो चलिए नमस्कार, आज हमने रोहिणी नक्षत्र कंप्लीट कर लिया है, आगे हम 5th नक्षत्र पर पहुँचेंगे। नमस्कार।